Hi everyone, I am Aditi Rana and today we will study class 7th NCERT Science chapter 6 Physical and Chemical Change. So let's begin. Changes can be of many types. Day to day life चेंजेस, जो हमारी लाइफ है उसमें डे टू डे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं और वो कई तरह के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड. एक रबर बैंड जो होता है आप उसे स्ट्रेच करें यानी कि उसे खींच के बड़ा करते हैं, ये भी एक तरह का चेंज है. सोरिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध का खट्टा होना, दही बन जाना, ये भी एक चेंज है. डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर यानी कि पानी में चीनी को घोलना, ये भी एक चेंज है जो हम अपनी रोज़ की लाइफ में देखते हैं. ओके, सो चेंजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अगर चेंजेस जो बदलाव है हमारे आसपास उन्हें ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट इज़ फिजिकल चेंज, सेकंड इज़ केमिकल चेंज. यानी कि कई बार तो जो बदलाव होते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं या फिर वो केमिकल चेंज होते हैं. अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. फिजिकल चेंज, properties such as shape, size, color and state of a substance are called as physical property. फिजिकल यानी कि जैसे आपकी फिजिकल अपीयरेंस है कि आप लंबे हो, मोटे हो, छोटे हो, किस तरीके के हो. सेम वे कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है तो उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, आकार क्या है और कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका रंग क्या है और वो किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है. तो ये सब क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. तो चेंजेस इन दी सब्सटेंस फिजिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज फिजिकल चेंज. अगर प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है यानी कि किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, उसके रंग, रूप, आकार में चेंज होता है तो आप उसे फिजिकल चेंज कहेंगे. इट इज़ जनरली रिवर्सिबल. ये रिवर्सिबल होता है यानी कि मान लो आपने आटे को गूंदा और एक लोई बनाई, अगर वो सही से नहीं बनी तो आप क्या कर सकते हो, उसे फिर से आटे में मिला के दोबारा बना सकते हो. राइट, यानी कि रिवर्सिबल है, जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक आप वापस जा सकते हो. न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है, बस पुराना ही सब्सटेंस होता है, उसका आकार बदल जाता है, उसका शेप साइज चेंज हो जाता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेल्टिंग एंड आइस. एक बर्फ़ है वो पिघल गई तो यहाँ पे कुछ नया थोड़ी ना मिल रहा है. क्या हुआ, बर्फ़ थी, पानी की बनी हुई थी, पिघल के दोबारा पानी हो गई. अब अगर फिर से फ्रीज़र में रख दोगे फिर से बर्फ़ हो जाएगी. यानी कि स्टेट बदल रहा है, उसकी कंडीशन बदल रही है लेकिन चीज़ वही है, कुछ भी नया हमें नहीं मिल रहा है सब्सटेंस. क्रशिंग अ केन, हमने कोई कोल्ड ड्रिंक पिया और उसकी जो बोतल है उसे क्रश कर दिया, कुचल दिया. ओके, अब अगर हम चाहें कुछ प्रोसेस करें उसे तो वो दोबारा से सही की जा सकती है यानी कि हमने बस स्टेट में उसका चेंज किया. या बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को हमने उबाला तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, फिर कंडेंस करेंगे तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है, बस चीज़ों की जो कंडीशन है, जो स्टेट है वो बदलता रहता है. नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल चेंज. केमिकल चेंज मीन्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. जब भी किसी सब्सटेंस के केमिकल नेचर में हम बदलाव करते हैं यानी कि हमने एसिड बेस को साथ मिला दिया और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, या हमने CO2 को पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया और वो मिल्की कन्वर्ट हो गया. ठीक है, इस तरीके की जब भी कुछ प्रोसेस होता है तो वहाँ पे आपका केमिकल चेंज होता है. ठीक है, सी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यहाँ पे जनरली आपको नया सब्सटेंस मिलता है. जनरली ये इरिवर्सिबल होते हैं यानी कि पहली कंडीशन जो आपकी थी, फॉर एग्जांपल आपने पहले आटा लिया था, उसे गूंदा था, अब सपोज करो आपने उसकी चपाती बना दी तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, ये केमिकल चेंज है. अब रोटी बनाने के बाद इवन इफ़ यू वांट, ऐसा नहीं हो सकता आप इसे वापस आटे में कन्वर्ट कर दो, इसलिए ये आपका केमिकल चेंज है और ये जनरली इरिवर्सिबल होता है. एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन में जंग लग जाना, लोहे की चीज़ में जंग लग जाना. बर्निंग ऑफ वुड यानी कि आपने लकड़ी को जलाया, ठीक है, आपने एक लॉग को जला दिया, अब वो क्या होगा, एशेज में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये केमिकल चेंज है. इवन इफ़ यू वांट, अब अगर आप चाहोगे भी तो भी इस राख को दोबारा लकड़ी में नहीं बदल पाओगे यानी कि ये इरिवर्सिबल है. दूसरी बात, एक नया सब्सटेंस भी आपको मिला, जब लकड़ी जल गई तो आपको राख मिली जो कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस था यानी लकड़ी थी उससे प्रॉपर्टीज राख की काफ़ी अलग हैं. नेक्स्ट इज बेकिंग ऑफ केक यानी कि केक बनाया, पहले ब्रेड थी, जब आपने उसका केक बनाया तो आपने क्या किया, इसे बेक कर दिया. राइट, अब अगर आप चाहोगे भी तो भी इसको दोबारा पहली कंडीशन में नहीं ले जा सकते. नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन दैट इंडिकेट अ केमिकल चेंज. अब हम उन इंडिकेशंस को पढ़ेंगे जो बताते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है. हीट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और
गिवन आउट, या तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो हीट यूज होती है यानी कि अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, या फिर बाहर निकलती है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि, कई बार होता है केमिकल रिएक्शन होती है तो एक आवाज सी आती है, या प्रोडक्शन ऑफ गैसेस, कई बार क्या होता है कोई गैस बनती है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं यानी कि पानी की ड्रॉपलेट्स बनती हैं, कई बार स्मेल में चेंज हो जाता है, या कई बार केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर बदल जाता है, किसी भी सॉल्यूशन का कलर बदल जाता है। तो यहाँ पे हमने कितनी ऑब्जर्वेशन देखी, उसे एक बार रिकॉल करते हैं। जब भी केमिकल चेंज होता है तो या तो हीट यूज्ड हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, या फिर बाहर को निकलती है, साउंड क्रिएट होता है, या कोई गैस बनती है, या कोई स्मेल आती है, या फिर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। It is another example of chemical change. When ribbon of magnesium is brought near a flame, it starts burning with a brilliant white light, leaving behind a powdery ashes. जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को आग के पास लाओगे, ये आपने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन है, इसे थोड़ा सा कट किया, एक प्लकर में लगाया इसे और फ्लेम के पास लेके गए, आग के पास लेके गए और ये जला, तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही है क्योंकि अब ये जल के एशेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर आप चाहोगे भी तो भी इसे दोबारा मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे जब ये जला तो आपको यहाँ पे वाइट लाइट सी दिखाई दे रही है वह यहाँ पे, और इसके बाद ये एशेस में कन्वर्ट हो गया यानी कि पाउडर में, राख में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है वो हवा में जला और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये आपको दिखाई दे रहा है 2Mg + O2 इक्वल्स टू 2MgO, यानी कि जब मैग्नीशियम एयर में O2 में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ऑन डिजोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। अब जो हमें सिर्फ राख मिली है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके, अगर आप इसे पानी में घोल दोगे, डिजोल्व कर दोगे तो आपको एक और नया सब्सटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा वो देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक नया सब्सटेंस है और आपको मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करने से। अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी। डिजोल्व टी कप ऑफ कॉपर सल्फेट इन हाफ अ कप ऑफ वाटर। आपको पानी लेना है एक बीकर में और उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल देना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालेंगे ड्रॉपर से, जो कि एक ब्लू कलर का लिक्विड है। नाउ ड्रॉप अ नेल इनटू द सॉल्यूशन। अब आप इसमें एक नेल यानी कि एक कील डाल दोगे लोहे की। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, जब इसे अनडिस्टर्ब रखोगे थोड़े टाइम के बाद तो आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो गया है। वो पहले ब्लू था लेकिन अब वो ग्रीन हो गया है। कैसे हुआ है ये देखते हैं। सी दिस डायग्राम। फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट यहाँ पे हुआ है, जो कि एक ब्राउनिश डिपॉजिट है, जो कि आपको नेल पर दिखाई देगा। अब इसे देखते हैं। पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, कॉपर सल्फेट लिया था, ओके। फिर हमने इसमें एक आयरन नेल डाल दी सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले देखिए कॉपर सल्फेट था, फिर जब हमने इस सॉल्यूशन में आयरन नेल डाली और कुछ टाइम तक इस बीकर को अनडिस्टर्ब रखा, बिना टच करे रखा, तो क्या हुआ, धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन हुई और पहले जहाँ कॉपर सल्फेट था वहीं आयरन के आ जाने से कॉपर रिप्लेस हो गया और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, यानी कि ये ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया सॉल्यूशन, और जो कॉपर था ना वो आपका ब्राउन डिपॉजिट में आपको दिख गया आयरन नेल पे। इस एक्टिविटी में चाहे तो आप आयरन नेल की जगह आप ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ब्राउन डिपॉजिट है वो किस चीज़ का है, वो कॉपर का डिपॉजिट है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4। टेक अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन टेस्ट ट्यूब। आपको विनेगर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ओके। फिर आपको ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर बेकिंग सोडा डालना है। उसके बाद आपको एक हिसिंग साउंड यानी कि एक बुड़बुड़ाहट सा साउंड सुनाई देगा, जैसे बुड़बुड़ 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 हो रही है। और यू विल सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट, और आपको गैस के बबल से भी आते हुए बुलबुले से बाहर दिखाई देंगे। ये देखते हैं। सी ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या किया, विनेगर डाला और उसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा भी डाल दिया, चुटकी भर बेकिंग सोडा भी डाल दिया। फिर हमें क्या देखा कि एक हिसिंग की आवाज़ आई और यहाँ बुलबुले से उठ रहे थे गैस के, ये वाइट बुलबुले से गैस के उठ रहे थे। हमने क्या किया ना, पाइप के थ्रू
ये इस स्ट्रॉ के थ्रू हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला। इस टेस्ट ट्यूब में हमारा लाइम वाटर था, तो ये जो गैस थी ना ये थी कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे ये लाइम वाटर में गई तो इसने उसे मिल्की कन्वर्ट कर दिया, यानी कि दूधिया सफ़ेद रंग का कन्वर्ट कर दिया। तो ये थी आपकी एक्टिविटी। पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर। अब जो गैस थी जिसको में आपने रिएक्शन में हिसिंग साउंड सुना था और बबल्स देखे थे जिस गैस के, जब वो स्ट्रॉ से पास हुई तो वो लाइम वाटर में गई, एंड दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिसकी वजह से चूने का पानी है वो दूधिया रंग का हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी देख लेते हैं। पहले विनेगर और बेकिंग सोडा था, फिर क्या हुआ, जब विनेगर और बेकिंग सोडा मिला तो आपका प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास किया गया तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से वाइट कलर आपको देखने को मिला और हमारा प्रोड्यूस हुआ H2O यानी कि वाटर। नेक्स्ट, विनेगर इज ऑल्सो नोन एज डैश। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि विनेगर का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को दूसरे किस नाम से जानते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम पढ़ेंगे कि लोहे में जंग लगती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। आप किसी भी आयरन की चीज़, किसी भी लोहे की चीज़ को खुले में छोड़ दो, ठीक है, कुछ समय के लिए, बारिश होगी या नमी होगी आसपास के पर्यावरण में, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद आपको दिखाई देगा कि कुछ ब्राउन सी लेयर उसके ऊपर जम गई है। ये ब्राउन सी लेयर आपको दिखाई दे रही है, उसके ऊपर जम गई है। तो ये जो ब्राउनिश सी लेयर है इसे कहा जाता है रस्ट, और ये जो प्रोसेस हुई है इस प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग। यानी कि घर में, पार्क में लोहे के जो दरवाजे होते हैं, लोहे की ब्रेंचें होती हैं, या लोहे की कोई भी वस्तु जो खुली में रखी होती है, समय के साथ उसमें जंग लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जलवाष्प में यानी कि पानी है, नमी है, इसकी वजह से इसमें जंग लग जाती है। क्या रिएक्शन होती है, मुझे भी देख लेते हैं। देखिए, जब आयरन है और वो कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के और वाटर के, तो फॉर्मेशन होती है आपकी रस्ट की। मोर द मॉइस्चर इन द एयर क्विकर द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में, जितनी ज़्यादा नमी होगी, उतनी ही जल्दी आपकी रस्टिंग प्रोसेस होगी। यानी कि जब आयरन है एटमॉस्फेयर में, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन और वाटर होगा, जितना ज़्यादा नमी होगा, उतनी जल्दी आपकी रस्ट होगी। प्रिवेंशन की बात करते हैं, इसे रोका कैसे जा सकता है, बाय एडिंग पेंट ग्रीस ऑन आयरन ऑब्जेक्ट सो दैट दे कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट। जंग से बचाने के लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे लोहे की कुल्हाड़ी है, हथौड़ी है, या लोहे के दरवाजे हैं, वो वायु में खुला उन्हें ना छोड़ो। आप क्या करो, उनके ऊपर पेंट कर दो। पेंट जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है, पेंट किया जा रहा है सिल्वर कलर का, या फिर आप उस पर ग्रीस की एक परत चढ़ा दो। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो लोहे की चीज़ें हैं ये ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के, यानी कि जो आपकी ऑक्सीजन है और जो नमी है उसके कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे और इन पे जंग लगेगी ही नहीं, क्योंकि जंग लगने के लिए आपको ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों चाहिए। दूसरी एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अप्लाई अ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम मेटल्स ऑन द आयरन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। एक और काम कर सकते हो आप, जिंक या क्रोमियम की एक परत इन धातुओं पर चढ़ा सकते हो, और ये जो प्रक्रिया है, जब आप जिंक या क्रोमियम की एक लेयर मेटल्स पे चढ़ा देते हो, इसे कहा जाता है गैल्वनाइजेशन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ये हम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, आयरन वाटर पाइप्स आर गैल्वनाइज्ड। जो आयरन के वाटर पाइप्स होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, गैल्वनाइज्ड करते हैं, यानी कि जिंक और क्रोमियम की एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं। शिप्स आर मेड आउट ऑफ आयरन विच इज़ गैल्वनाइज्ड। जो शिप्स होती हैं, जो नाव होती हैं, बड़ी बड़ी जहाज होते हैं, उन पे भी क्या होता है, आयरन का बहुत सारा सामान होता है, उसे भी गैल्वनाइज्ड करते हैं, यानी कि जिंक और क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज हैस्टेन।
हैंस शिप्स नीड टू रिप्लेस देयर आयरन बॉडी एवरी ईयर। पानी के जो जहाज हैं वो लोहे के ही बने होते हैं, उनका एक भाग हमेशा पानी में ही डूबा रहता है। और समुद्र के अंदर तो आपको पता है अनेक प्रकार के नमक पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। इससे जंग लगने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसकी जो स्पीड है वो और बढ़ जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जहाज़ों पर पेंट कर देते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा कि रस्टिंग से बचाना है तो पेंट कर दो, ग्रीस अप्लाई करो। लेकिन पेंट करने के बाद भी जंग लगने से हर साल जहाज़ों को काफ़ी नुकसान होता है और उनका लोहे का कुछ भाग हर साल हमें बदलना पड़ता है। Next is crystallization. It is the process of obtaining crystal of a pure substance from its solution. Crystallization वो process है जहाँ पे कोई impure substance है, हम उसे क्या करते हैं, कोई impure substance है, हम उसे pure कर सकते हैं with the help of crystallization process. इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होता है और हम उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी कि कोई लिक्विड में चीज़ थी, हमने उसे इवेपोरेट किया, फिर कंडेंस किया और फिर हमें मिल गया इसका प्योर फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। आपको पता है कि जो हम समुद्र से नमक को कलेक्ट करते हैं वो भी क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं। Next, steel. It is an alloy of iron, chromium and nickel. Due to this, it does not rust. Steel बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये एक alloy है जो कि आयरन, क्रोमियम और निकल से बना हुआ है, इसलिए इसमें रस्ट नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगती, इसलिए हम स्टील को प्रेफर करते हैं। क्लासीफाई द चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस है वो आपका केमिकल चेंज है, वहीं बात करें डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। बस चीनी है वो पहले सॉलिड थी, अब उसे लिक्विड में घोल दिया गया है, तो ये फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। जो आपकी कैंडल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पिघल रही है, यानी कि पहले वो ज़्यादा दिख रही थी, वो वैक्स धीरे धीरे पिघल रही है, तो ये है मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। देन बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, ये भी फिजिकल चेंज है कि एल्यूमिनियम की क्या हुआ, एक बड़ी सी शीट थी, हम उसे पीट रहे हैं ताकि उसे फॉयल में कन्वर्ट कर सकें, तो ये भी फिजिकल चेंज है। देन डाइजेशन है, ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें बहुत सारे एसिड इन्वॉल्व होते हैं। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेज एक फिजिकल चेंज है क्योंकि ये आपने क्या किया, एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो ये एक फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीफ इज अ केमिकल चेंज। अगर आप खाद बनाते हैं पत्तियों से, पेड़ की पत्तियों से खाद बनाते हैं तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पहले वो पत्ती पेड़ से टूटी, फिर धीरे धीरे वो डिकम्पोज हुई, ऑर्गेनिज्म ने उन पे वर्क किया, इसलिए ये केमिकल चेंज है। देन कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जो भाप थी वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो ये भी फिजिकल चेंज है, पानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रहा है बस। नेक्स्ट, आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंस। यस, जो आयरन है और रस्ट है ये डिफरेंट सब्सटेंस है। आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन करता है तब जाके आपका रस्ट फॉर्म होता है, यानी कि आयरन और रस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट। जब बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं लेमन जूस के साथ तो कुछ बबल्स निकलती हैं, तो ये क्या चेंज है, ये केमिकल चेंज है। When a candle burns, both physical and chemical change take place. Identify these changes and give example of a similar process. जब एक कैंडल जलती है तो आपके दो चेंज होते हैं, फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। देखते हैं कैसे। द मेल्टिंग वैक्स, यानी कि ये जो वैक्स है ये धीरे धीरे पिघल रही है, ये तो फिजिकल चेंज है। अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, धीरे धीरे पिघलती जा रही है, तो ये तो फिजिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस, कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ। लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज, यहाँ पे लाइट जल रही है और धीरे धीरे वैक्स का जो थोड़ा हिस्सा है वो जल रहा है और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है ताकि वो हमें लाइट दे सके, हमें रोशनी दे सके, है ना। तो ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज है। सिमिलरली अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो कुकिंग ऑफ फूड इज़ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जब हम खाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं उन्हें कुक किया जाता है, यानी कि उन्हें पकाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक केमिकल चेंज है कि आपने ये रॉ वेजिटेबल ली और इसे आपने गैस के ऊपर रखा, तो ये एक केमिकल चेंज है कि अब ये कुक हो जाएगी, राइट। जो वाटर है इसके अंदर वो भी चेंज हो रहा है, जो पानी इसके अंदर था
हमने पानी के साथ सब्जी को बनाया, धीरे धीरे वो भाप में बदल गया, तो वहाँ पे ये क्या है, फिजिकल चेंज। यानी खाने को कुक करना तो केमिकल चेंज है, लेकिन इसके साथ जो पानी है वो स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड से स्टीम में चेंज हो रहा है, तो वो आपका फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। आप कैसे बताओगे कि दही बनना एक केमिकल चेंज है। देखिए, दही है वो दूध से बनता है। बोथ कर्ड एंड मिल्क हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। जो दही है वो दूध से ही बना है, लेकिन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी डिफरेंट है, राइट। दूसरी बात क्या है, वंस द कर्ड इज फॉर्म्ड इट कैन नॉट बी रिवर्स। दूसरी बात यह है कि एक बार दही बन गया दूध से, अब उसे दोबारा दूध नहीं बनाया जाता, यानी कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। तो वही हमने देखा कि जो दही है वो दूध से काफ़ी अलग है, यानी कि एक नया सब्सटेंस बन गया। दूसरी बात, इस प्रोसेस को रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, इसलिए ये केमिकल चेंज है। Explain why burning of wood and cutting it into small pieces is considered as two different types of change। ये बताओ कि लकड़ी को जलाना और लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में काटना दो अलग तरह की चीज़ें क्यों हैं। क्योंकि जब हम लकड़ी को जला देते हैं तो ये तो केमिकल चेंज है, एक बार लकड़ी जलाई तो वो एशेज में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन जब लकड़ी है और उसे हमने छोटे चीज़ों में काटा, जब हमने उसे जला दिया था तो वो तो केमिकल चेंज था, लेकिन अब मैंने एक बड़ी सी लकड़ी को छोटे पीसेस में काटा तो ये फिजिकल चेंज है। यानी कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वही आपका रहेगा, बस उसके साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। ये बताइए कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे बनाए जाते हैं। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको बनाने के लिए आपको क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आप वाटर लो एक बीकर में, देन उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स को ऐड करिए, देन वाटर इज़ हीटेड, फिर पानी को गर्म करना है, और जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तब कॉपर सल्फेट पाउडर को हम उसमें ऐड कर लेंगे और स्लोली इस मिक्सचर को चलाते रहेंगे जब तक कॉपर सल्फेट पाउडर पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व नहीं हो जाता, घुल नहीं जाता। फिर इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब इसे हम थोड़ी टाइम तक नहीं टच करेंगे तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे क्रिस्टल में पा सकते हैं। जैसे इवेपोरेशन से जो हमें सॉल्ट मिलता है नदी से या समुद्र से, वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में मिलता है, राइट, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है। अगर हम उसे चाहते हैं कि समुद्र के साथ आई हुई इम्प्योरिटीज़ और क्लीन हो जाएं, तो हमें जो सॉल्ट मिला है हम उसे क्रिस्टलाइजेशन से और साफ कर सकते हैं और इसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स पा सकते हैं। चीनी के साथ भी हम ये कर सकते हैं। सपोज करो आप पानी लो, उसमें बहुत सारी चीनी को डिज़ोल्व कर दो, बहुत सारी चीनी को ऐड कर दिया, पानी को गर्म किया और उसे चम्मच से घुमाते रहे, बहुत सारी चीनी को ऐड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जब आप उसे बहुत देर तक कूल डाउन होने देंगे, यानी कि खुद से ठंडा होने देंगे, तो आप देखोगे जब वो पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो जो वो चीनी है वो दोबारा से क्रिस्टल में बन जाएगी। पहले चीनी छोटी थी जब पानी में घोली थी, लेकिन अब क्या होगा, वो एक बड़े से क्रिस्टल में आपको दिखाई देगी। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। ये बताइए कि एक आयरन का गेट था जो लोहे का बना था, अगर उस पर आपने पेंट कर दिया तो वो उसे रस्टिंग से कैसे बचा सकता है, जंग लगने से कैसे बचा सकता है। पेंटिंग ऑफ अ आयरन गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज इट कट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड देयरफॉर देयर इज़ नो फर्दर एक्सपोजर ऑफ आयरन टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। क्योंकि जब आपने पेंट कर दिया, ये आयरन का गेट है और जब आपने इसे पेंट कर दिया तो क्या हुआ, अब इसका डायरेक्ट कांटेक्ट कट हो गया। अब डायरेक्ट कांटेक्ट कट हो गया, अब ये मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहा, इसलिए इस पर रस्टिंग नहीं होगी, इस पर जंग नहीं लगेगी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट। ये बताओ कि जो तटीय इलाके हैं उनमें मरुस्थल के कंपैरिजन में रस्टिंग यानी कि जंग ज़्यादा क्यों लगती है आयरन ऑब्जेक्ट्स में। आयरन के जो ऑब्जेक्ट हैं वो जल्दी रस्ट हो जाते हैं
क्योंकि जो कोस्टल एरिया है वहाँ की जो एयर है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो समुद्र के पास का इलाका है। वहीं अगर बात करें डेजर्ट की, तो जो वहाँ की हवा है वो बहुत ड्राई है और हॉट है, यानी कि बहुत सूखी, और वहाँ में नमी बिल्कुल नहीं है। इसलिए वहाँ के जो आयरन ऑब्जेक्ट हैं जो डेजर्ट एरिया के हैं वो बहुत देर में रस्ट करते हैं। वहीं जो कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्रों के पास के इलाके हैं, वहाँ के जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ पास में समुद्र है तो यानी एटमॉस्फेयर में नमी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की चीज़ें जल्दी रस्ट हो जाती हैं, उनमें जंग लग जाती है। The gas we use in the kitchen is called liquefied petroleum gas. In the cylinder it exists as a liquid. जो हम LPG यूज़ करते हैं अपने किचन्स में, सिलेंडर के अंदर तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब हम उसे यूज़ करते हैं और वो सिलेंडर से बाहर आती है तो वो गैस के फॉर्म में आती है। देन इट बर्न्स, उसके बाद वो जलती है। तो आप बताइए इनमें जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं इनमें से सही कौन सा है। जो पहली प्रोसेस है यानी कि वो लिक्विड में है, क्या ये केमिकल चेंज है, या जो दूसरी प्रोसेस है वो केमिकल चेंज है कि वो गैस में कन्वर्ट हो गई, या बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, क्या दोनों प्रोसेस केमिकल चेंज है या इन दोनों प्रोसेस में से कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। सो द आंसर इज प्रोसेस बी इज केमिकल चेंज। वो लिक्विड थी फिर वो गैस में कन्वर्ट हो गई, ये केमिकल चेंज है। Next, bacteria digest animal waste and produce biogas. The biogas is then burned as fuel. So tell me which ऑप्शन इज़ करेक्ट। आपको यहाँ पे दो प्रोसेस के एग्जांपल दे रखे हैं। पहली प्रोसेस है कि एनिमल वेस्ट पे बैक्टीरिया वर्क करते हैं और उसे बायोगैस में बनाते हैं, तो क्या ये केमिकल चेंज है, या हम बायोगैस को फ्यूल की तरह जलाने में इस्तेमाल करते हैं, ये केमिकल चेंज है। सो द आंसर इज बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो केमिकल चेंज है, क्योंकि आप बायोगैस बना रहे हो, ये भी एक केमिकल चेंज है क्योंकि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। एनिमल वेस्ट को हमने मैन्योर में चेंज किया और फिर उसमें से गैसेस निकली, तो वो भी एक चेंज है। फिर हमने इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जलाने में, वो भी केमिकल चेंज है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।